हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने टू मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। वन इज इनिशियल रेट मेथड एंड सेकंड इज हाफ लाइफ टाइम मेथड। तो आज की क्लास में हम हमारा ठीक है रिमेनिंग जो टू मेथड्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में हम क्या सीखते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ गिवन होता है और हमें ग्राफ से ये प्रिडिक्ट करना होता है कि ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास इसके लिए ना हमें वैसे तो हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी, बट स्टिल आपको एक क्लियरिटी रहे और सारे ग्राफ में क्या कर रही हूँ एक साथ अब ड्रॉ करने जा रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट में हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ग्राफ क्या आता है, पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। मतलब चाहे हम कंसंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज कर लो, जैसे इतनी कंसंट्रेशन पे भी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन है तब भी ये है, इस पे ये है, इस पे ये है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। किस केस में, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला जो ग्राफ बनाया है वो जीरो ऑर्डर। हर एक ग्राफ कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, जहां पर स्लोप क्या आती है, जीरो, सॉरी स्लोप हमारी रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू जीरो। एंड अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे है कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तब हमारे पास ग्राफ ऐसे ही बनेगा सेम पैटर्न पे। ठीक है, इसकी स्लोप क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑर्डर के लिए ऐसे ही ग्राफ कब बनता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर, जब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हो और एक्स एक्सिस पर क्या होगा, कंसंट्रेशन की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ सेकंड ऑर्डर के लिए है और ये हमारे पास ग्राफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, राइट। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास ग्राफ होगा, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिर हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो सेकंड टाइप का ग्राफ हमारे पास आएगा, सेकंड टाइप का ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ क्या था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए जीरो ऑर्डर में क्या हुआ, जीरो ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आया, जीरो। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ग्राफ है बट डिफरेंस है, यहाँ पे आपने लिया है कंसंट्रेशन स्क्वायर, यहाँ पे लिया है कंसंट्रेशन का क्यूब, राइट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे इन ग्राफ्स में। नेक्स्ट जो ग्राफ हमारे पास आता है वो हम लेते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टाइम। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लेनी है, हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन लेनी है एट टाइम टी, ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी है वर्सेस टाइम, राइट। तो देखिए सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ,
AT वर्सेस T, ठीक है। हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ आता है उसके अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव स्लोप आती है, उसके लिए क्या आ जाती है, नेगेटिव स्लोप। और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, A0, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, A0। तो दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लेते हैं यहाँ पर लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम ऑफ AT, और यहाँ पे क्या था, वर्सेस टाइम। यहाँ पे लॉगरिथम को प्लॉट करते थे क्योंकि जब उसके लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आता था तो उसमें लॉगरिथम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनता था और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाता था लॉगरिथम ऑफ A0, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ A0। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हमने प्लॉट किया था यहाँ पर 1/80, 1 कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ आया था और इंटरसेप्ट हमारा आ जाता था 1/A0, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ आता है और ये ग्राफ हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए आएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या डिफरेंस आ जाता है, थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पे आ जाएगा AT², ठीक है, और वर्सेस टाइम। इंटरसेप्ट कितना हो जाता है, 1/2 A0², ठीक है, 2 नहीं आता, सॉरी, 1/A0², वो स्लोप में आ जाएगा, ठीक है, 1/ओनली A0² हमारे पास ये क्या रहेगा, इसका इंटरसेप्ट हमारे पास रहने वाला है, ठीक है, 1/A0², राइट। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप के ग्राफ हुए, दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंड लास्ट ग्राफ आता है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, ये हमारी कौन सी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जीरो ऑर्डर पे क्या था, हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली रिलेटेड था A0 पर। तो अगर हमने यहाँ पर क्या लिखा, ठीक है, y एक्सिस पर t हाफ और x एक्सिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ग्राफ क्या आता है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो हमारा टी हाफ होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, है ना, उस पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे कंसंट्रेशन कितनी मर्जी है, टी हाफ आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है सेकेंड ऑर्डर के लिए, मान लीजिए है टी हाफ वर्सेस 1/A0, ठीक है, यहाँ पे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यहाँ पे यही चीज मानी गई है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A0, ठीक है, 1/A0। तब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस, अगेन नो इंटरसेप्ट विल बी देयर, पर ध्यान दें यहाँ पे 1/A0 लिखा है, A0 नहीं लिखा, ठीक है। एंड थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, ये 1/A0² मैंने लिखा है,
तब भी ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल ऐसे सेम टाइप का ग्राफ आएगा। तो दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड जो लास्ट ग्राफ है दिस इज फॉर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, बाकी ग्राफ्स आपको कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे आपको प्रिडिक्शन करनी है, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, जो ठीक है एग्जामिनर होता है वो कुछ भी आपको एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कुछ भी दे सकता है, इंटरचेंज करके भी दे सकता है। तो अगर इंटरचेंज करके वो आपको पैरामीटर्स दे दे तो उसका तरीका भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, थर्ड मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो अब बात करते हैं हम हमारे फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड हमारा क्या है, लिखिए। ठीक है, फोर्थ मेथड है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। आप कहोगे कि मैम इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन तो हमने की थी, बिल्कुल सही बात है, वही यहाँ पर यूज होगा जी। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। देखिए इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड के अकॉर्डिंग हमें सभी के रेट कांस्टेंट के फॉर्मूलाज हमें पता है ना, सभी के फॉर्मूलाज हमें पता है। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, फॉर जीरो ऑर्डर rate constant is equal to 1 by t into a naught minus a t। and for first order reaction फॉर्मूला हमारे पास आया था 2.303 over t logarithm of a naught by में a t। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आया था दैट इज 1 over t इंटू 1 over ए टी की पावर 1 माइनस 1 over a नोट। ठीक है, एंड ऐसे ही सिमिलर वे में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता था 1 over 2t इंटू 1 over a t स्क्वायर माइनस 1 over a नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था किसके लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक डाटा गिवन होता है, ठीक है, और हमें कह देगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले फॉर्मूले में उसको पुट करना होता है। के की वैल्यू निकालते हो आप किन्हीं भी 2 या 3 एक्सपेरिमेंट से, राइट। ठीक है, अगर हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, सेम आ जाए दोनों तीनों एक्सपेरिमेंट से, तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले फॉर्मूले में पुट करके आपकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं आई, तब आप क्या करोगे, तब आप फिर फर्स्ट ऑर्डर पे मूव करोगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, आंसर फाइंड आउट करोगे, और फिर आप देखोगे कि क्या के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अगर आ रही है तो यस वहीं पे स्टॉप हो जाओ, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू मूव ऑन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए जो ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको आधी सारी चीज चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि जैसे कि हरियाणा में तो हो भी चुका है, हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम आ जाता है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम होने लग गया मेंस का, तो जहाँ पे सब्जेक्टिव है तो वहाँ पे ये पार्ट इंक्लूड हो सकता है, बहुत आसानी से इंक्लूड हो सकता है, राइट। तो हम कोई भी चीज ऐसे छोड़ के नहीं चलेंगे कि ठीक है कि सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नहीं। ठीक है, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, राइट। ठीक है, आप अपने माइंड में अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तब आप इसको स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता,
बट स्टिल आ भी सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। मान लीजिए कि आपके पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री के, तो 30 में से आपके पास एक दो क्वेश्चन तो वो ऐसा दे ही देगा ना जो लेंथी देगा, जो टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, पर हम ये कहते हैं कि चलो 90% चांसेस होते हैं कि नहीं आएगा इतना लेंथी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में डेफिनेटली आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मेथड को। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, the decomposition of N2O5 is given at different time, is given at different time as follows, ठीक है। ये आपको इस तरीके से हमें डाटा गिवन है कि N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है कितने टाइम पर। तो यहाँ पे हमारे पास, हम ऐसे कॉलम्स ये बना लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है टाइम इन सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम होगा सेकेंड्स में, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। टाइम देखिए 0 गिवन है, 80 गिवन है, 160, 410, 600 एंड 1130, ठीक है। उसके बाद 5.5, 5.5, 5, 4.8 एंड नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 4, 3.4 एंड 2.4। और क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप पहले ना स्टेटमेंट को समझ लो ध्यान से, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, हमें यही चीज गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास ये देखो 0 टाइम पे कंसंट्रेशन है। 0 टाइम का मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन हमारी, ठीक है, ए नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, ठीक है। कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम टी पर, राइट। अब हमें ऑर्डर निकालना है, तो बोलो इसे कैसे निकालोगे। पहले हम क्या करेंगे, 0 ऑर्डर वाले फॉर्मूले में ये पुट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ना आपको 5 एक्सपेरिमेंट गिवन है, 1 2 3 4 5। जरूरत नहीं है आपको कि 5 ही फाइंड आउट करो, आप कोई भी 2 या 3 वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो, 3 वैल्यूज कर लो फाइंड आउट, तो वो सफिशिएंट होगी, ठीक है। तो हमने 3 वैल्यूज, हम मान लो कि 80, 160, 110 इन वाली कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले किस में पुट करना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, करते हैं जी, ठीक है। लिखो लेट अस चेक फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि तब वहां पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती कि आपके पास कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो वो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट चाहे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो हम लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है। तो अब देखिए एट t इज इक्वल टू 80 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 80 सेकेंड पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, टाइम 80, ए नॉट कितना है 5.5। अब देखिए टाइम टी पर, ठीक है, 80 पर कितनी वैल्यू है, 5 है, 80 पर कितनी वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, तो कितना आ गया 0.5 ओवर 80, ठीक है।
तो इसे सॉल्व करके लिख लीजिए। ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर 0.6 इंटू 10 की पावर -2, है ना, मतलब 0.006 आएगा। फिर हमने क्या किया, एट t इज इक्वल टू 160 सेकेंड, 160 सेकेंड पर हमने k की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे आप 160 पुट कर दीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम है, 80 कितनी हो जाएगी, 4.8 हो गई है 160 पर, देखो ध्यान से 4.8 ये हमने पुट की है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 0.7 ओवर 160, 0.7 ओवर 160। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, 0.4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस आ गया ना वैल्यूज में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के नॉट कांस्टेंट, थर्ड को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो में ही डिफरेंट आ गई तो फिर क्यों हमें आगे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना, ठीक है। वैल्यू ऑफ के इज नॉट कांस्टेंट। अगर अब वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डाटा को किसमें पुट करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम पुट करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, नाउ we will check, now we will check for first order, now we will check for first order, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 ओवर टी लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाय में ए टी, ठीक है। अब देखिए पहले टाइम हम 80 रख लेते हैं, 80 सेकेंड, 80 रखा, इनटू लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 5.5 एंड 80 कितनी थी 5। अब है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7.7 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड, ठीक है। और जब हम, ठीक है, यहाँ पर टाइम एट t इज इक्वल टू 160 पे से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी, देखिए 160, लॉगरिथम ऑफ ए नोट की वैल्यू कितनी है 5.5, 80 4.8, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 7.3 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। मतलब देखो ऐसे आ जाएगी जी 0.0000, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे ये आएगा, सॉरी 3 आएंगे, 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.00077। तो ये अप्रॉक्स सेम है, ये 7 है, यहाँ पर भी ये 7, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है जी, इसको दोबारा से लिख लीजिए, ठीक है। 0.00073, तो ये अप्रॉक्स क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। तो सेम आ रही है ना, 0.00 भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ के क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, राइट। ऐसे ही अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 410, 410 था ना, एट t इज इक्वल टू 410, ठीक है। देखिए इससे पहले वाले में क्या था 410, यहाँ पे 4 हो गई है कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसको भी पुट कर लेते हैं एक बार, इसको भी पुट कर लेते हैं। तो देखिए k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 410 लॉगरिथम ऑफ 5.5 ओवर में यहाँ पे कितनी हो रही है कंसेंट्रेशन 4, है ना। चेक कर लेते हैं, 4 है ना कंसेंट्रेशन, एक मिनट, हाँ जी 4 है वैल्यू, ठीक है। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा
0.00076। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वैसे ना मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो वो रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर की होगी या फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि वो इतना लेंथी नहीं पूछेगा कि पहले जीरो के लिए चेक करो, फिर फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, नहीं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, किन्हीं भी दो एक्सपेरिमेंट को उठाना और वहां से उसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमारे मेथड्स टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सूडो रिएक्शंस क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।